शार्दुल वहां से चला गया और शिजा कमरे में यहाँ से वहां चलते हुए सोचने लगी। उसे बार बार उस औरत की फिक्र हो रही थी जिसे उसने सराय के पिछवाड़े में खून से लथपथ देखा था। वो सोच रही थी कि पता नहीं उस औरत के साथ क्या हुआ होगा। वो कैसे गिरी या गिराई गई होगी, वो क्यों मरी या मारी गई थी। वो औरत जिस तरह से गिरी थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसका कत्ल हुआ था। पर वो औरत यहाँ क्या कर रही थी? शिजा के पास भागने का मौका था, वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो देखना चाहती थी कि क्या वो औरत ठीक है। इस वक्त वो दहशत में थी। कुछ देर बाद शिजा ने कमरे के दरवाजे को देखा जो बाहर से बंद था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। कुछ देर बाद शार्दुल ने लौटकर दरवाजे का ताला खोला तो उस छोटे से कमरे में से शिजा को गायब देखकर उसकी आंखें काफी हद तक सिकुड़ गईं। कमरे की एकमात्र खिड़की खुली हुई थी और इस खिड़की के बाहर खंबे से कसकर बांधी गई एक चादर थी जो नीचे तक लटकी हुई थी, यानी इसी को कमरे में से बाहर भागने का जरिया बनाया गया था। शिजा इसी चादर की मदद से कमरे से सफलतापूर्वक नीचे कूद गई थी। उसके हाथ खुले ही थे जिससे बिस्तर की चादरों को कसकर पकड़कर नीचे उतरना आसान हो गया था। बेड़ियों से बंधे अपने पैर के साथ नीचे उतरना जरूर एक संघर्ष था, लेकिन जमीन पर चलने की तुलना में चादर से नीचे उतरना शिजा को आसान लगा था। उसने जल्दी चलने की कोशिश की थी, लेकिन जंजीरों में आजादी से चलने के लिए पर्याप्त लंबाई नहीं थी। एक बार कमरे की खिड़की से कूदने के बाद शिजा ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप जंगल में आगे की ओर चलती रही। जिस रास्ते से होकर बग्घियां या बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां गुजरती थीं, उस रास्ते से चलना सुरक्षित नहीं था। वो नहीं जानती थी कि मृत महिला कौन थी, लेकिन जिसने भी उसे मारा था वो अभी भी हवेली में था। हालांकि इस बात के लिए शिजा आभारी नहीं होना चाहती थी, पर वो जानती थी कि इस दुर्घटना की वजह से उसे बचकर भागने के लिए समय मिल गया था। सराय के उस कमरे की खिड़की कोई आम खिड़की नहीं, शिजा की आजादी की तरफ खुलने वाली वो खिड़की थी जिसका वो तब से इंतजार कर रही थी जब से वो काले बाजार में आई थी। वो जानती थी कि इस दुर्घटना के कारण शार्दुल जरूर व्यस्त होगा, या तो हत्यारे की खोज में व्यस्त हुआ होगा और या खुद को उस रहस्य में शामिल कर चुका होगा, और इन्हीं वजहों से उसे कमरे में बंद कर गया था। सुनसान जंगल जो गीला और फिसलन भरा था, इस वक्त कई प्रकार के पक्षियों के चहचहाटों और कीटों करकटों की आवाज से भरा हुआ था। अपहरण होने के समय शिजा की जूतियां गिर गई थीं। गुलाम खाने में लाए जाने के साथ ही जूते पहनने का विशेषाधिकार उससे छीन लिया गया था। तब से शिजा को जूते या चप्पल पहनने का मौका नहीं मिला था। अब वो अपने नंगे पैरों पर चलती थी। पिछली रात की भारी बारिश से जमीन पर जगह जगह पोखर बन गए थे। इस जगह से पूरी तरह अनजान शिजा अपने रास्ते से विचलित हुए बिना सीधे चल पड़ी। शिजा को नहीं पता था कि उसके पास और कितना समय था, क्योंकि जिस घड़ी शार्दुल को उसके गायब होने का राज पता चल जाता, मुसीबत शुरू हो सकती थी। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दूर भाग जाने पर केंद्रित था। जितने कदम वो चलती, उसे अपनी आजादी उतनी नजदीक लगती। उसके भोले बचकाने इंसानी दिमाग ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शार्दुल नाम का शुद्ध खून वाला पिशाच उसे ढूंढने उसके पीछे भी आ सकता है। उसने उन संभावित परिणामों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जिनका उसे सामना करना पड़ता अगर शार्दुल उसे खोजने आ जाता। वो इस संभावना के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। शिजा को दौड़ते दौड़ते काफी वक्त हो गया था। अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी। वो सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए भागती रही, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ चल रही हो। उसके मन में रुक रुक कर अपनी बेड़ियां तोड़ने का ख्याल कई मर्तबा आया, लेकिन उसके पास इसके लिए समय नहीं था। वो जितना अधिक समय यहाँ बिताती, उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही अधिक थी। अगर जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज नहीं गूंज रही होती, तो बस अकेली धातु की लगातार झंकार सुनाई देती, जो
शिजा के भागते समय बेड़ियों के हिलने डुलने से हो रही थी। एक बिंदु पर आकर शिजा का एक पैर आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरा किसी पेड़ की उभरी हुई जड़ में अटका और वो जमीन पर गिर गई। उसकी सांस फूल चुकी थी और गीली मिट्टी उसकी पोशाक पर चिपक गई थी, जिससे उसे बहुत ठंड लग रही थी। अचानक उसे जंगल में घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दी। शिजा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। पास में एक छोटी सी ढलान से लुढ़कती हुई एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे जा छुपी। उसके ऊपर सूखे पत्ते, पेड़ की फैली जड़ें और कीचड़ नुमा गीली मिट्टी थी, जिसने उसे छुपा लिया था। शिजा ने उम्मीद नहीं की थी कि शुद्ध खून वाला पिशाच उसे इतनी तेजी से पकड़ लेगा। उसे नहीं पता था कि सराय से भागे हुए उसे कितना समय बीत चुका है। ये उसका भाग निकलने का एकमात्र मौका था और वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। कड़ी सुरक्षा के कारण गुलाम खाने से बचना मुश्किल था। इससे पहले कि वो फाटकों से बाहर गुजर पाती, पहरेदार उसे पकड़ लेते और भागने के लिए वो शार्दुल की हवेली तक पहुंचने का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। शिजा को नहीं पता था कि वो बिना किसी की नजर में आए फिर से बाहर की रोशनी देख पाएगी या नहीं। शिजा को बस ये पता था कि ये उसका मौका था और उसे कैसे भी इसका फायदा उठाना था। उसने अपने हाथों से अपना मुंह और नाक ढक लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज सुनाई ना दे। उसने अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और घोड़े पर सवार उस आदमी को देखा जिसकी पीठ शिजा की तरफ थी। जैसे जैसे आदमी घोड़े की लगाम खींच रहा था, घोड़े के खुर आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन फिर शिजा ने देखा कि ये शार्दुल शाह नहीं था जिसने उसे 3000 सोने के सिक्कों के लिए खरीदा था। ये आदमी तो कोई और ही था। इस आदमी के सुनहरे गंदे बाल थे। उन्हें चिकना करने के लिए उसकी गर्दन के पिछले हिस्से तक बालों में कंघी की गई थी। जैसे ही वो मुड़ा, शिजा छुपने के लिए बड़ी जड़ों के नीचे झुक गई। ये आदमी जो भी था, वो जंगल में टहलने आया हुआ तो नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को बेरहमी से ढूंढ रहा है। पहले इस आदमी को देखकर शिजा को लगा कि शार्दुल ने अपने नौकरों में से किसी एक को उसे लाने के लिए भेजा था, लेकिन ये आदमी दूर कहीं देख रहा था और फिर कुछ समय बाद वो आदमी आखिरकार अपने घोड़े को उसी दिशा में ले गया जिस दिशा में वो आया था। उस घुड़सवार के चले जाने के बाद शिजा ने फिर से चलना शुरू किया ही था कि बादलों की गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। आसमान से जमीन पर गिर रहा पानी ठंडा था। शिजा चलती रही और उसके शरीर से चिपकी हुई मिट्टी कुछ कुछ धुलने लगी। उसने प्रार्थना की कि वो किसी इंसानी गांव में जल्दी पहुंच जाए। काफी देर बाद लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में भागती थकी मांदी शिजा एक गांव में पहुंची। गांव के थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक सराय दिखी। शिजा ने कुछ देर सोचा, फिर हिम्मत जुटाकर वो उस सराय के दरवाजे पर पहुंची और बिना एक पल गंवाए अंदर चली गई। तेज बारिश और ठंड के कारण लोग बाहर नहीं थे। फिर भी शिजा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसकी बेड़ियों से बंधी हुई टांगों पर किसी का ध्यान नहीं जाए। वो सिर से पांव तक गीली थी। सराय के अंदर कदम रखते ही उसने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उस पर बारिश गिरना बंद हो गई थी। ये एक पुरानी सी सराय थी जो बहुत सामान्य मालूम होती थी। सराय के अंदर दरवाजे के ठीक सामने एक छोटी सी मेज के साथ कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी धागों से बंधे चर्मपत्र कागजों की एक श्रृंखला पर मंडरा रहा था। वो इतना बूढ़ा था कि शिजा के दरवाजा खोलने से अनजान अपने काम में मशगूल था। शिजा की पोशाक से लगातार पानी टपक रहा था, क्योंकि वो कई घंटे बारिश में भीगी थी। उसके कीचड़ सने पैरों और पोशाक के निचले जमीन पर झूलते हिस्से ने लकड़ी के फर्श पर अपनी छाप छोड़ी थी, जिसे शिजा हटा तो नहीं सकती थी, लेकिन बस पीछे मुड़कर उसे देखकर शर्मिंदा हो सकती थी। मेज पर एक पुराना लेकिन चमकीला दीपक जल रहा था। शिजा ने अपने गीले हाथ से दीपक के बगल में रखी घंटी को बजाया। बूढ़े ने चौंकते हुए स्वर में उत्तर दिया, ओह लड़की, तुमने मुझे डरा दिया। शिजा मुस्कुराई।
उसकी मुस्कान विनम्र थी। उसने अपने गीले बालों की एक भीगी लट को, जो उसके चेहरे पर आ गिरी थी, अपनी उंगलियों से सरकाकर अपने कान के पीछे टिका दिया। बहुत संयत स्वर में डर, झिझक और परेशानी को छुपाते हुए शिजा ने पूछा, माफ कीजिएगा, क्या आपके पास रहने के लिए जगह है? हालांकि ये बूढ़ा देखने में सभ्य और अच्छा लग रहा था, फिर भी उसका सबसे पहला सवाल था, मोहतरमा, क्या आपके पास एक रात का किराया चुकाने लायक चांदी है? जी हाँ, मुझे एक फल दें। शिजा ने एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे मेज पर रखते हुए मन ही मन कहा, उम्मीद करती हूँ कि ये बूढ़ा आदमी इससे ज्यादा नहीं मांगेगा, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ है भी नहीं इसे देने के लिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जब शुद्ध खून वाले पिशाच यानी शार्दुल शाह ने शिजा को उस कमरे में बंद कर दिया था जहां से शिजा भाग निकली थी, वहां शिजा के दिमाग ने अच्छा काम किया था। उसे पता था कि वहां से बाहर निकलकर उसे पैसों की आवश्यकता होगी। शिजा ने उस छोटे कमरे को तलाशा तो दरवाजे के पीछे एक अचकन लटकी मिली, जिसमें केवल एक चांदी का सिक्का था, लेकिन वो कुछ भी नहीं से बहुत बेहतर था। शिजा उस सिक्के को अपने साथ ले आई थी और उस अनजान आदमी को मन ही मन दुआएं दे रही थी जिसकी वो अचकन थी। बूढ़े आदमी ने सिक्का जेब में रखकर अपने पीछे की दीवार के हुक पर लटकी लालटेन को उठाते हुए कहा, आओ, आपको कमरा दिखा दूं। शिजा बूढ़े आदमी के पीछे चलने लगी। उस आदमी ने उसे कमरा दिखाया। कमरा दिखाकर वो आदमी चला गया और शिजा ने कमरे को बंद कर लिया। एक चांदी का सिक्का यहाँ रुकने के लिए, एक रात के लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि सामान्य हालत में शिजा इस पर बहस करना पसंद करती थी, लेकिन अभी उसे शांत रहना था और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना था। उसे ठंड महसूस हुई तो उसने कमरे के छोटे बिस्तर पर रखे कंबल को खींचकर लपेट लिया, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके शरीर पर चलने वाले ठंडे कपकपी के झटकों को रोक सके। हर बार जब वो किसी को दरवाजे से चलते हुए सुनती थी तो वो उससे सतर्क हो जाती। शिजा की पूरी रात कच्ची नींद में करवटें बदलते हुए गुजरी। पिछले एक हफ्ते ने उसे इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो चाहकर भी चैन से सो नहीं पाई। कभी करवटें बदलती, कभी डरकर उठ बैठती, तो कभी लगता कि शार्दुल उसे लेने आ पहुंचा है। देर रात गए जब उसके थके हुए जिस्म और दिमाग ने जवाब दे दिया और नींद से बोझिल, खुद को जगाए रखने में असमर्थ उसकी थकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जब लगभग रात बीत गई तो शिजा को दरवाजे के बाहर एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आंख खुल गई। वो यहाँ नहीं है। अचानक शिजा उठ खड़ी हुई और ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के बिल्कुल पास चली गई। दरवाजे पर अपना कान रखकर उसने कमरे के दूसरी तरफ से कदमों की आहट सुनी और उसी महिला की आवाज फिर से सुनी। वो कह रही थी, क्या आपको यकीन है वो छोटी सी भूरी बिल्ली यहाँ कभी नहीं आती है? ये सुनकर शिजा ने एक गहरी राहत भरी सांस ली, जैसे उसे छुटकारा मिल गया हो। पिछली पूरी रात वो जबरदस्त डर और दबाव में थी। होने वाली हर चीज ने उसे ऐसा महसूस कराया था जैसे कि ये उसके ही बारे में हो। दरवाजे के बाहर सुनाई दे रही कदमों की आहट और महिला की आवाज जब फीकी पड़ गई तो शिजा ने हिम्मत की। उसने अपना कंबल उतारा, अपने कपड़े और बाल ठीक किए और अंदर से लगाया हुआ ताला घुमाया और आहिस्ता से कमरे के बाहर झांक कर देखा। गलियारों में या कमरों के बाहर कोई नहीं दिख रहा था। ज्यादातर मुसाफिर अभी सो ही रहे थे। कर्मचारी भी शायद जागे नहीं थे। बादल छटने लगे थे और आकाश हल्का होने लगा था। शिजा ने सोचा कि यही बिल्कुल सही वक्त था उस कमरे से बाहर निकलने का। शिजा सोचने लगी कि अगर वो इस वक्त सराय से बाहर निकलती है तो उसे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। कोई देखने वाला या सवाल करने वाला नहीं था। बाहर निकलकर उसे कैसे भी एक लोहार को ढूंढना था और अपनी जंजीरें कटवानी थी ताकि वो आजाद होने के लिए और तेजी से दूर भाग सके। जब उसने महसूस किया कि उसकी ये योजना सुरक्षित है तो
तो वो बिना कोई आवाज किए अपने कमरे से बाहर निकली और बेड़ियों के शोर से बचने के लिए अपने पैरों को घसीटते हुए चलने लगी। कुछ ही देर में वो सराय से बाहर चली गई। सराय से बाहर आने पर जब शिजा को वो रात वाला बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी से बात किए बिना, लोगों की नजरों में आए बिना भाग जाना चाहती थी। शिजा सराय से दूर चलने लगी। अभी कुछ ही वक्त हुआ था चलते हुए, और तभी शिजा ने वो आवाज सुनी जिसे वो कभी दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। इस आवाज ने उसे अंदर तक हिला दिया। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई नन्ही चिड़िया? शिजा की आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। शुद्ध खून वाले पिशाच को अकेला खड़ा न देखकर उसका सिर इधर उधर घूम रहा था। शिजा ने शार्दुल के पैरों के पास उस बूढ़े आदमी को गिरा देखा जिसने आज सुबह तक के लिए शिजा को छत दी थी। बूढ़े को हिलता न देख शिजा को डर और घबराहट होने लगी। वृद्ध की गर्दन पर 2 सर्पदंश जैसे घाव देखकर शिजा और घबरा गई। तभी उस बूढ़े आदमी ने दम तोड़ दिया। शार्दुल ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होठों पर लगा खून पोंछा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसने शिजा के अंदर मौजूद जिंदगी की हर रोशन लौ को कपकपा दिया।